नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन पर आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो दो स्थितियां बनती हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप यहां पर जो मीडियम्स हैं वो समझें। देखिए, अगर किसी माध्यम में कणों की संख्या कम होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे, जैसे वायु। और यदि किसी माध्यम में कणों की संख्या ज़्यादा है, जैसे वायु की अपेक्षा जल, तो उसको हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। अब अपवर्तन की घटना में दो स्थितियां बनती हैं। पहला नंबर, यदि कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम जैसे वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रकाश की गति कम हो जाएगी। वहीं जो प्रकाश किरण, जैसे ये सीधी है और इसका क्या हो रहा है? विचलन हो रहा है। तो विचलन दो तरीके से हो सकता है। या तो ये जो है ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है। ये अभिलंब के या तो क्या होगी? दूर चली जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी? पास आ जाएगी। तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? अभिलंब के पास आ जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और विचलन होकर वह अपने अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है तथा उसकी जो गति है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये आपको यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखना है। आखिरी चीज़ क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब के समांतर ही, जैसे बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं आपको इमेज बनाना चाहूँ, जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब के बिल्कुल क्या होगी? समांतर ही अपवर्तित होगी तो वह उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब सीधा अभिलंब के समांतर यहाँ पर आपतित होगी और बगैर दिशा में परिवर्तन हुए वो क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। तो ये यहाँ पर अपवर्तन के बारे में परिभाषा। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की गति क्या होती है? कम हो जाती है और वहीं जो प्रकाश किरण है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा क्या हो जाएगा? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है और वहीं क्या होता है? वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और तीसरी चीज, जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब के समांतर ही आपतित होती है तो उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, राइट। अब ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है वो समझिए। देखिए, चूंकि प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह निर्वात में क्या कर सकती है? गमन कर सकती है। इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। वहीं जैसे ही प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में क्या होता है? कमी आने लगती है, जो कि मैंने आपको परावर्तन के वीडियो में बताया था। अब चूंकि प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे प्रकाश की चाल वायु में अलग होती है, जल में अलग होती है, कांच में अलग होती है। और प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल होने की वजह से ही अपवर्तन की घटना घटित होती है, राइट। और एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से, वो ये है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, स्पीड, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ तथा तीव्रता
सभी क्या होती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन कभी भी प्रकाश की जो आवृत्ति है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आवृत्ति में, प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, वहीं चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। राइट। अब आगे हम समझेंगे कि यहाँ पर जो अपवर्तन के नियम है, तो अपवर्तन के यहाँ पर मुख्य रूप से दो नियम है। सबसे पहला नियम तो क्या हो जाएगा कि अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अपवर्तित किरण, फिर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये क्या है, समतल सतह है, ठीक है। समतल सतह पर ये जो आती हुई किरण है इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और ये जो इसके बाद में यहाँ से ये इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में अवस्थित होने चाहिए। दूसरा अपवर्तन का नियम क्या होता है, तो अपवर्तन के दूसरे नियम में ये है कि देखिए, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जया, अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि देखिए, प्रकाश की किरण जिस सतह पर टकराती है उस सतह को क्या कहते हैं, हम समतल सतह कहते हैं। फिर इस समतल सतह के 90 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। प्रकाश की किरण जहाँ पर आपतित होती है उस वहीं पर एक 90 डिग्री पर रेखा खींचा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर समतल सतह हो जाएगी। राइट। अब तीसरी चीज, समतल सतह की ओर आती हुई किरण को ही हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगी आपतित किरण। एक चीज समझिए, अगर उसका परावर्तन होता तो उसको परावर्तित किरण कहते, लेकिन यहाँ पर उसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। ये यहाँ पर हो जाएगी अपवर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है। और ये उसकी जो वास्तविक है, अगर उसका अपवर्तन नहीं होता तो जो किरण है वो इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन उसका अपवर्तन हो गया तो जो किरण है वो कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। राइट। दूसरी चीज ये है कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जया, ये हो जाएगा आपतन कोण और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। जया का मतलब होता है साइन। तो अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का एक निश्चित अनुपात होता है, और उस निश्चित अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे इस चित्र में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण की जया मतलब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। तो अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जया और आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का एक निश्चित अनुपात होता है, और उस निश्चित अनुपात नियतांक के बराबर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि अपवर्तन कब होगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर अगर प्रकाश किरण एक कोई माध्यम है, जैसे ये है, ये हो जाएगा यहाँ पर माध्यम एक। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया ये एक माध्यम हो जाएगा यहाँ पर वायु, और वायु से कहाँ पर जा रही है,
जल में। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में जाएगी तो वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है उसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ANW। यहाँ पर ध्यान रखना n क्या है, अपवर्तनांक है, जिसको कहीं कहीं पर म्यू से भी दर्शाते हैं। तो दोनों की बात एक ही है, जिस माध्यम से जा रही है उसको पहले लिखते हैं और जिस माध्यम में जा रही है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे A का मतलब हुआ एयर और W का मतलब हुआ वाटर। इसका मतलब है जो प्रकाश किरण है वो वायु से जल में प्रवेश कर रही है, इस तरीके से, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर जैसे मैंने कहा कि कोई प्रकाश किरण जो है वो वायु से कहाँ पर प्रवेश कर रही है, कांच में, तो हम क्या लिखेंगे, ANG, राइट। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको n से या म्यू से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं, राइट। अगला, अब देखिए ये हमने यहाँ पर अपवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं कि अपवर्तन के महत्व क्या है या अपवर्तन के जो उदाहरण हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण हो जाएगा, देखिए जो वायुमंडल है, वायुमंडल में वायु की कई परतें पाई जाती हैं और उनका जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है। तो रात में जब तारों से आता हुआ प्रकाश वायु की विभिन्न परतों में, विभिन्न परतें जिनका घनत्व अलग अलग होता है उनसे गुजरता है, तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और इसी की वजह से क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो चूंकि वायु की जो विभिन्न परतें होती हैं जिनका घनत्व अलग अलग होता है और इसी वजह से जो प्रकाश गुजरता है, तारों का प्रकाश, वो है क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो पहला उदाहरण तारे टिमटिमाते हैं, ये अपवर्तनांक का पहला उदाहरण है। इसके साथ ही जब सूर्योदय होता है एवं सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय से ठीक पहले सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। और ये जो दिखाई देने का कारण है वो उसका कारण भी क्या है, अपवर्तनांक होता है। और ध्यान रखें, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का अंतर होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमको सूर्य प्रतीत होता है। किसकी वजह से, अपवर्तनांक की वजह से। तीसरा यहाँ पर यह है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की आकृति पूरी तरीके से गोल ना होकर चपटी या अंडाकार प्रतीत होती है। ये तीसरा उदाहरण हुआ। चौथा ये है कि देखिए, अगर एक गिलास में पानी भरा है और उसमें सिक्का डाला हुआ है तो वो थोड़ा ऊपर की उठा हुआ दिखाई देगा। वैसे ही अगर जल के अंदर, जैसे जो जल के अंदर अगर नींबू है, नींबू का जो कटा हुआ भाग है, जैसे ये इस तरीके से, ये तो ये जो भाग है ये क्या होगा, उठा हुआ दिखाई देगा। हमेशा ध्यान रखें, जल में डूबा हुआ सिक्का या फिर जल में डूबा हुआ जो नींबू होता है उसका जो पार्श्व भाग होता है वो अपने वास्तविक आकार से क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। जल में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देता है। उसके साथ ही जल में डूबी हुई छड़ भी क्या होती है, अपवर्तन की वजह से ही मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही जल के अंदर यदि कोई वस्तु है या यदि कोई क्या है, मछली है, तो उसकी जो वास्तविक गहराई है वो आभासी गहराई से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब आभासी जो गहराई है वो वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम होती है। तो ये आपकी इतनी चीज़ें याद रखनी है। तारे टिमटिमाते हैं, सूर्योदय के पहले एवं बाद में सूर्य कुछ समय के लिए दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय एवं सूर्योदय के समय सूर्य चपटा दिखाई देता है। फिर छड़ जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, नींबू का जो पार्श्व भाग है वो बड़ा दिखाई देता है। फिर जो आभासी गहराई होती है वो वास्तविक गहराई से कम होती है। ये अपवर्तनांक के क्या है, कुछ उदाहरण हैं जिनको हम दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक। मैंने आपको जो
अपवर्तनांक का दूसरा नियम है, उस नियम में ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि देखिए अपवर्तन की घटना में जो आपतन कोण की ज्या होती है तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है उसका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, साइन आई अपॉन साइन क्या हो जाएगा आर, और ये एक क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और नांक कहते हैं। और इसको किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं हम, स्नेल के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, ये मैंने आपको हाल ही में बताया था। तो अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान अनुपात एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और मैंने बताया था कि अपवर्तनांक को n से या फिर किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं, n या फिर न्यू से अपवर्तनांक को प्रदर्शित किया जाता है। अब अपवर्तन से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। देखिए जो अपवर्तनांक होता है वो विभिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे वायु का जो अपवर्तनांक है वो अलग होगा, कांच का अलग होगा, जल का अपवर्तनांक क्या होगा, अलग होगा। तो अलग अलग पदार्थों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, राइट। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। मैंने पहले ही भी बताया कि जो सफ़ेद किरण है, सफ़ेद प्रकाश किरण है, वो 7 रंगों से क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है, और अलग अलग रंग की जो प्रकाश किरण होती है उसके लिए अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें संबंध क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का होगा। और वहीं बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, इसीलिए बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अगला, ताप के बढ़ने से भी अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है, यद्यपि ये जो परिवर्तन है बहुत कम होता है। यदि किसी माध्यम का ताप बढ़ा दें तो थोड़ी बहुत मात्रा में उसके अपवर्तनांक में क्या होता है, अंतर आता है, राइट। अब आगे समझते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अपवर्तनांक के, अब हम प्रकाश की चाल से अपवर्तनांक का क्या संबंध होता है वो हम पूरा का पूरा हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। देखिए किसी माध्यम का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब न्यू बराबर क्या हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या फिर आप सीधा सा याद रखो कि जब हम प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल का उस माध्यम में प्रकाश की चाल से जो अनुपात निकालते हैं उसी अनुपात को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ पर न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की चाल है, राइट। और वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, राइट। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कैसे निकालेंगे, ए फॉर, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताई, वायु के सापेक्ष मतलब ए, फिर हम क्या लगाएंगे एन, और किसके सापेक्ष जी। तो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन किस में, कांच में प्रकाश की चाल। तो इस तरीके से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की
चाल। तो हमेशा आपको ये याद रखना जो फॉर्मूला है, और इस पर बेस्ड जो है वो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल का अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। राइट। अब अगला, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है और प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है उन दोनों का संबंध होता है। राइट। तो यहाँ पर किसी माध्यम में अपवर्तनांक जो है भिन्न भिन्न रंग की प्रकाश किरणों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो अलग अलग रंग की प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, कम होता है। वहीं बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण होती है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा, अधिक होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, वैसे वैसे अपवर्तनांक घटता जाता है। राइट। इसके साथ ही ताप के बढ़ने पर भी जो है अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखेंगे। जो वायु में निरपेक्ष, वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसका मान होता है 1.003। फिर बर्फ का कितना होता है, 1.13। यहाँ पर आपको जल का याद रखना है। जल का कितना होता है, 4/3, या फिर जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.3। कभी कभी तो एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 4/3 या 1.33। वैसे ही क्राउन कांच जो होता है 1.51, हीरा का कितना होता है, 2.42 होता है। वहीं फ्लिंट कांच का 1.65, एल्कोहल का 1.36, ठीक है। कैरोसिन का होता है 1.44, फिर क्वार्टज का होता है 1.47। इसमें से आपको यहाँ पर जल का और कांच का, इन दोनों का आपको अनिवार्य रूप से याद होना ही चाहिए। राइट। अब उसके बाद में दो और महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि देखिए, विरल माध्यम के सापेक्ष यदि कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो जो उसका अपवर्तनांक होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम के अपवर्तनांक के लिए क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप समझिए n, जैसे मैंने कहा कि कोई प्रकाश किरण जल से कहाँ पर प्रवेश कर रही है, कांच में, और अगर वो प्रकाश किरण, सॉरी यहाँ पर n आ जाएगा, जैसे कोई प्रकाश किरण यदि, जैसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा यदि वह कांच से जल में प्रवेश करे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/, हो जाएगा n, g अनुपात क्या हो जाएगा, w। इसका मतलब मैंने यही लिखा है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। राइट। तो जैसे सघन माध्यम यहाँ पर जल से कहाँ पर प्रवेश कर रही है, ग्लास में, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, ग्लास से किस में प्रवेश करे, जल में। तो आपको ये याद रखना है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। आप ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखें, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। राइट। अगला मैंने आपको बताया था कि जो आभासी ऊंचाई होती है, जल में डूबी हुई किसी भी वस्तु की जो आभासी गहराई होती है वो वास्तविक गहराई की क्या होती है,
कम होती है। और इसमें एक संबंध भी होता है। मान लीजिए कि सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम, जैसे मैंने कह दिया कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तालाब है, ठीक है, और तालाब में यहाँ पर ये क्या है, एक मछली तैर रही है, राइट। अब आप इसको कहाँ से देख रहे हैं, वायु से देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सघन माध्यम जैसे जल में डूबी हुई किसी वस्तु को विरल माध्यम जैसे वायु से देखा जाए तो उसकी आभासी जो गहराई होती है वो वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। यदि हम मान लें कि वस्तु की जो गहराई है, वस्तु की जो वास्तविक गहराई है आभासी गहराई है, तो इसमें जो संबंध होगा वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तनांक निकालें तो वो कितना होगा, वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की क्या हो जाएगी, आभासी गहराई के बराबर होता है। इसको अगर हम फार्मूले में पुट करना चाहें तो फार्मूला किस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पर n, फिर हम कहाँ से जा रहे हैं, रेयर मीडियम से कहाँ पर जा रहे हैं। जब किसी भी वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जाता है तो उसकी जो वास्तविक गहराई होती है वो आभासी गहराई से कम प्रतीत होती है, और ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। R/d बराबर H अपॉन क्या हो जाएगा, H डैश, जहाँ पर H वास्तविक गहराई और H डैश क्या हो जाएगा, आभासी गहराई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, नियम हैं, उदाहरण हैं, उनके बारे में पढ़ा है। अब अपवर्तनांक से कई एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप उनको चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं हम, क्या है कि एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। यदि आपतन कोण का 90 डिग्री है और अपवर्तन कोण कितना है, 45 डिग्री है, तो अपवर्तनांक कितना होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जो ज्या है मतलब साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, राइट। अब अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर प्रकाश का आपतन कोण कितना है, तो आपतन कोण है कितना, साइन 90, और अपवर्तन कोण कितना है, साइन 45 डिग्री, और इसके बराबर ही हमको क्या प्राप्त होगा, n प्राप्त होगा। तो अब आप समझिए साइन जो 90 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और वहीं साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन क्या होती है, √2 होती है। अब देखिए यहाँ पर 1/1/√2, इसीलिए जो √2 है ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर है। अब चूंकि क्वेश्चन में √2 तो नहीं है, लेकिन अगर आपको √2 की जो वैल्यू है वो पता है तो आप आसानी से बता देंगे कि इस प्रश्न में जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, 1.414। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, एक तालाब में सिक्का डूबा हुआ है जिसकी आभासी गहराई कितनी है, 6 मीटर है, तो उसकी वास्तविक गहराई क्या होगी, राइट। हमें पता है कि जब हम रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में देखते हैं तो सबसे ऊपर क्या आता है, वास्तविक गहराई, अपॉन में क्या होता है, आभासी गहराई। चलिए अब एक यहाँ पर देखिए कि एक तालाब में सिक्का डूबा हुआ है, तो हम मुख्य रूप से यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जल का अपवर्तनांक। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। तो वायु से हम कहाँ पर देख रहे हैं, जल में देख रहे हैं। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष जो जल है, सॉरी यहाँ पर आएगा वाटर, वाटर का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है,
4/3 होता है। वास्तविक गहराई यहाँ पर हमको क्या करनी है, पता करनी है, बटे आभासी गहराई कितनी दी है, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 2 का क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। 4 गुणित क्या हो जाएगा, 2, और ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये 2 का पक्षांतर होगा, तो जो वास्तविक गहराई है वो कितनी हो जाएगी, 8। कौन से ऑप्शन में है, सी में। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि प्रकाश किरण का वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, तो प्रकाश किरण का जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था एक फॉर्मूला कि यदि, जैसे मैंने कह दिया कि रेयर, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमेशा अगर आपसे उल्टा अपवर्तनांक पूछना जाए तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, 1 में कर देना। तो हमको यहाँ पर पूछा है क्या कि वायु के सापेक्ष जल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गई हमारी वायु और ये हो गया हमारा वाटर। इसका अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। तो अब पूछा क्या है हमसे, यहाँ पर जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। अब हमको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है कि A/W बराबर क्या होगा, 1/WNA। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/। अब हमको यहाँ पर वायु के सापेक्ष, जैसे हमको निकालना क्या है यहाँ पर, हम वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो ये फॉर्मूला दरअसल किस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ये इसके अपॉन में हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो WNA बराबर क्या हो जाएगा, 1/, वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, कितना है, 4/3। तो यहाँ पर जो 3 है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो कितना हो जाएगा, तो वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। शॉर्टकट में आपको याद रखना है, अगर आपको इसका व्युत्क्रम पूछे तो जो भी यहाँ पर आएगा उसको जस्ट आपको क्या कर देना है, पलटा देना है। जैसे 4/3 है तो वो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये प्रश्न तो आपसे देखते ही बनना चाहिए। अगर दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और पूछे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो जो यहाँ पर भिन्न है उसको हमको क्या कर देना है, पलटा देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। राइट। जैसे अगला प्रश्न क्या है, एक प्रकाश किरण वायु के सापेक्ष, एक प्रकाश किरण का वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है गिलास का वो कितना है, 3/2 है। तो प्रकाश किरण का कांच के सापेक्ष, जो प्रकाश किरण है वो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। हमें पता है व्युत्क्रम होता है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 2/3। राइट। तो यहाँ पर ये 3/2 की जगह पर उत्तर में क्या होना चाहिए, 2/3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, एक तालाब में एक मछली तैर रही है जिसकी वास्तविक गहराई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो उसकी आभासी गहराई कितनी होगी, मैंने आपको बताया है कि देखिए, जब हम कहाँ से, वायु से किस में देखते हैं, जल में देखते हैं, तो वास्तविक गहराई बटे क्या होती है, आभासी गहराई होती है। राइट। अब वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 4/3 होता है। यहाँ पर क्या दी है, वास्तविक गहराई 16, पूछी क्या है, आभासी गहराई, 4 एकम 4, 4 चौक 16। फिर यहाँ पर तो इसका उत्तर H' बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है H यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये इसके गुणा में हो जाएगा। तो 4 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। राइट।
एक चीज़ और आप हमेशा याद रखें कि जो आभासी गहराई होती है वो हमेशा वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम होती है। वास्तविक गहराई 16 है तो इसमें सारी की सारी जो है वो कम है। अगर इसमें अगर जैसे कहीं पर 18 होता तो उसको तो आप पहले ही काट देते। तो हमारा उत्तर कहाँ पर आया है, 12। तो 12 ऑप्शन में कहाँ है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। यदि प्रकाश का आपतन कोण 45 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक क्या होगा, n बराबर हमें पता है sin i, मतलब आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया की क्या होती है, अनुपात एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान कितना है 45 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान कितना है sin 30 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर 1 अपॉन क्या होगा 1/√2 और sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से हो जाएगा √2 और इसको हम पूरा का पूरा पलटा देंगे। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर √2 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और नीचे क्या है एक √2 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है, राइट। अब अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया है कि देखिए हवा के सापेक्ष, ये हो गई एयर के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है 3/2 है। तो हवा का कांच के सापेक्ष मतलब ये हो जाएगा कांच के सापेक्ष यहाँ पर हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, कितना होता है व्युत्क्रम होता है। और व्युत्क्रम कितना है, अगर ये 3/2 है तो कांच का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। उत्तर में क्या है V, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ है। एक पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है 4/3 है। तो तब द्रव्य में, दरअसल ये इस वाला द्रव्य है, लिक्विड में प्रकाश की चाल क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 4/3 बराबर प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ बटे हमसे क्या पूछा है लिक्विड में, द्रव्य में प्रकाश की चाल। अब देखिए, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्य में प्रकाश की चाल। अब ये जो 3 है ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और 4 बटे क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 3 × 9, 3 × 10⁸ बटे क्या हो जाएगा 4, राइट। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 4। अब 9 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, बचा 1 शून्य लगाया हमने 4 दूना 8, फिर बचा 2 शून्य लगाया तो 4 पंजे 20। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.25 × 10⁻⁷ कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न लेते हैं कि एक स्विमिंग पूल 2 मीटर गहरा प्रतीत होता है तो इसकी वास्तविक गहराई क्या होगी यदि पानी का अपवर्तनांक कितना है 1.33 है। चलिए देखते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि जब हम वायु से कहाँ पर देखते हैं, जल में देखते हैं, सॉरी यहाँ पर W आएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए अपवर्तनांक क्या दिया है, वायु से हम कहाँ पर देख रहे हैं वाटर में देख रहे हैं। तो क्या होता है H अपॉन होता है H', ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए वास्तविक गहराई, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये जो दी है अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है 1.33, ये पुट कर देंगे।
वास्तविक गहराई हमको ज्ञात करनी है। आभासी गहराई कितनी दी है? प्रतीत होता है, मतलब आभासी गहराई है 2, तो h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.33 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2.66 क्या दिया है मीटर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.66 मीटर। अगला, एक नदी में एक सिक्का 18 सेंटीमीटर प्रतीत होता है, तो डूबा हुआ कितना सेंटीमीटर प्रतीत हो रहा है? 18 सेंटीमीटर। तो बताइए कि वह वास्तविक रूप से कितनी गहराई में डूबा हुआ है। वही फॉर्मूला हमको फिर से पुट करना है कि जब हम जल से कहाँ पर देखते हैं? वाटर में, तो क्या आता है H' ये। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर हो सकता है कभी एग्जाम्स में ये जो अपवर्तनांक दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दे तो आपको पता होना चाहिए कि वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 4/3। अब यहाँ पर प्रतीत होता है, तो प्रतीत होता है तो मतलब ये है कि हमारे पास में प्रतीत होता है, तो ये जो 18 सेंटीमीटर ये क्या है? आभासी गहराई है। और हमको निकालना क्या है? वास्तविक रूप से, मतलब वास्तविक गहराई। 3 एकम 3, 3 18, तो ये जब हम पक्षांतर करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 4 × 6 बराबर 24, तो इसका मतलब कितना होगा? 24। तो यदि सिक्का 18 सेंटीमीटर डूबा हुआ प्रतीत होता है तो वास्तव में कितनी गहराई में डूबा हुआ है? वो 24 सेंटीमीटर की गहराई में डूबा हुआ है, राइट। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर अपवर्तनांक के सभी न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।